देखिएगा, हम बात कर रहे थे यहाँ पे ऑक्सीजन से। शुरू करता हूँ मैं, चलो वापस एक बार। जो हमारा O2 मॉलिक्यूल होता है, O2 तो हमारा जानते ही हम लोग पैरामैग्नेटिक होता है। इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। तो याद रखिएगा O2 की कॉन्फ़िगरेशन ना, जो आपने MOT में पढ़ी थी, MOT आपको याद होगा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आपने पढ़ा था सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। फिर आपने पढ़ा था सिग्मा 2pz2। फिर आपने पढ़ा था पाई 2px2 और पाई 2py2। और इसके जस्ट उल्टा एंटी बॉन्डिंग में था पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। 2pz इसमें सिग्मा 2pz पहले आ रहा है, इसमें सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग बाद में आता है। तो जब मैं O2 की बात करता हूँ तो बच्चों O2 का मतलब होता है 8 × 2, दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने। अब जो 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले दो ये आ गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। अब कितने कितने रह गए, 2 रह गए, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आ रहे हैं ये अनपेयर्ड रह गए। अगर ये अनपेयर्ड रह गए तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसका नेचर कैसा बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो बच्चों जैसे ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सीजन के साथ जितने भी एलिमेंट सेम ग्रुप में लाते हैं, जैसे सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सारे भी ऑटोमेटिकली क्या हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गए। आंसर सेम है, आंसर इसमें भी क्या आएगा आपका, सेम आएगा। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी ऑक्सीजन के तुरंत बाद कि एक और मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन। बनता कैसे है आपको पता ही है कि 3O2 के अंदर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं, तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, 2O3। ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो ओजोन क्या करता है, बहुत जल्दी रेजोनेंस करता है। तो हमने O का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। जितने ज्यादा ओजोन में, ध्यान रखिएगा, कैनोनिकल फॉर्म्स बनते हैं, बेसिकली बनते तो दो कैनोनिकल फॉर्म है, एक हाइब्रिड बनता है इसका। अगर आप चाहें तो बना सकते हो। एक बार एक पर डबल बॉन्ड दिखा देना, एक पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पहला स्ट्रक्चर, और फिर दूसरे में क्या करना, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखा देना और यहाँ डबल बॉन्ड दिखा देना, ये दूसरा स्ट्रक्चर। और इससे रिजल्टिंग हाइब्रिड आपका ये बन गया, ये O3 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, और ये दोनों के दोनों आपके कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है। अब आता है इसके तुरंत बाद, ओजोन के तुरंत बाद हमारा आता है ग्रुप 16 में ही सल्फर की बात करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। ठीक है। और जनरली ये भी पैरामैग्नेटिक होता है हमारा। पैरामैग्नेटिक होने के साथ साथ सल्फर में क्या मौजूद है आप जानते हो, सल्फर में d ऑर्बिटल की प्रेजेंस है, जो कि ऑक्सीजन के पास नहीं थी। इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के साथ साथ सल्फर क्या शो करता है, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना। सल्फर जो नेचर में मिलता है हमको एसिड फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर। और इसी की हेल्प से हम लोग एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग क्राउन शेप भी कहते हैं, क्राउन शेप स्ट्रक्चर। ठीक है। इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करूं अगर मैं, तो क्राउन शेप कुछ ऐसे बनती है। ये सारी डॉट आपके सल्फर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है। लगभग 204 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है और 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। इसको हम लोग क्राउन शेप कहते हैं, क्राउन शेप। इसी का एक और एलोट्रॉप होता है जिसको हम लोग S6 कहते हैं। और S6 की बात करें तो S6 के अंदर जो शेप बनती है वो होती है चेयर शेप। ये आपकी चेयर शेप। ठीक है।
इसकी बॉन्ड लेंथ लगभग 206 पिकोमीटर करीब इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, और वही 102 डिग्री करीब इसका बॉन्ड एंगल होता है। ये आपकी S6 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेयर फॉर्म, और ऊपर वाला क्या है आपका, क्राउन शेप। ठीक, अब उसने कहा अगला टॉपिक इसी के अंदर सल्फर के अंदर हमने स्टडी करना है, दैट इज योर SO2। आप जानते हो SO2 होता क्या है, कह रहा जब आप किसी भी इस ओर को, खासकर कौन से ओर को, सल्फाइड ओर्स को आप हीट करते हैं, जैसे कॉपर पायराइट है, CuFeS2 है, ठीक है, इसको आप हीट करते हो तो इसमें क्या बनता है, सल्फाइड ओर्स के हीटिंग से वी गेट SO2, हमें क्या मिलती है, SO2 मिलती है। ठीक है, ये अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आप इसके अंदर भी अगर इसकी बात करें तो SO2 का स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ ओजोन जैसा ही होता है। इक्वल इसके स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, आर नियरली इक्वल। और ये इक्वल क्यों होते हैं, कारण याद रखिएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कुछ ऐसा डायग्राम बनता है इसका। ठीक, तो यहाँ पे हम इसके इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा सकते हैं, जरूरत पड़े तो यहाँ पे 4 आ जाएगी, इसके इसमें 6 की 6 आ जाएंगी, इसमें 6 आ जाएंगे, इसमें कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ये पहली कैनोनिकल फॉर्म, ये दूसरी इंटरकनेक्टेड फॉर्म्स है। इसकी हाइब्रिड ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम स्टोरी, वही ओजोन वाली। ओके, सो बाय दिस एक आइडिया में हो जाता है कि SO2 मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है। पहली बात तो एंगुलर है, और एंगुलर क्यों होती है भी आप जानते हो, क्योंकि S के ऊपर क्या मौजूद है, एक लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या करने वाली होती है, लोन पेयर डिस्टॉर्ट करती है। लोन पेयर को रिपेल करेगी, लोन पेयर रिपल्शन से जो शेप बनेगी वो डिस्टॉर्टेड होगी, तभी इसकी शेप क्या हो गई, बेंट। अदरवाइज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लीनियर शेप की होगी। इसके तुरंत बाद जो आपका आता है वो आते हैं स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ऑक्सो ऑक्साइड्स के इसके स्ट्रक्चर बहुत आसान है बनाना। सबसे आसान काम इसके स्ट्रक्चर ही होते हैं बच्चों। जैसे मान लो आपको एग्जाम में पूछ लिया उसने कि आप ड्रॉ करिए सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फिर उसने क्या दिया, ड्रॉ करिए सल्फ्यूरिक, फिर उसने क्या दिया आपको, ड्रॉ कीजिए पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और उसने कह दिया आपको ड्रॉ कीजिए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पहले तो इनके फॉर्मूले सीख लो आप लोग। जो सल्फ्यूरस एसिड है दैट इज H2SO3, जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज H2SO4। उसके बाद है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। फिर है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2S2O7। आप जानते हैं इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, ओलियम। ठीक है, अब पहले H2SO3 का डायग्राम सिखाता हूं आपको मैं, आसान डायग्राम है, या टफ नहीं है। देखिए सल्फर की वैलेंसी 6 तक हो सकती है, तो इसने क्या किया, डबल बॉन्ड O, और इधर इसके साथ भी इसने क्या कर दिया, एक डबल बॉन्ड O बना लिया। ऐसा यहाँ भी कर दीजिएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब आपके पास बचा है एक O और 2 H, तो आपने क्या किया, एक तो OH बना दिया और एक बना दिया H। यहाँ पर भी 2 O और 2 H है, तो ये 2 O 2 H बन गए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सीखिएगा आप लोग, यहाँ से निकल के आती है एक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। एसिड की टर्म में क्या निकलती है, बेसिसिटी, और बेसिसिटी कैन बी इजिली कैलकुलेटेड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अभी जो मैंने टिक किया है ना, इट इज नॉट रिप्लेसेबल, यहाँ लिख दोगे, ये क्या है, नॉट रिप्लेसेबल, नॉट रिप्लेसेबल, क्योंकि ये डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच है। कौन रिप्लेसेबल है, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, दिस इज रिप्लेसेबल एज इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल एटम। ये है सेंट्रल एटम, इससे अटैच नहीं है। तो कोई आपसे पूछे बताओ व्हाट इज द बेसिसिटी, द आंसर इज गोइंग टू बी 1। ये मोनोबेसिक एसिड है। ये कैसा एसिड है, मोनोबेसिक एसिड। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करूंगा कि जो H रिप्लेसेबल है,
देखिए ये वाला ज्यादा डार्क हो गया, JH और ये H ये इस बार रिप्लेसेबल है। अगर ये रिप्लेसेबल है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो गया, ये हमारा डाई बेसिक है, इसकी बेसिसिटी 2 है। ठीक, अब पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉ करते हैं। सेम कहानी, 2 सल्फर बनाइए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अभी कितने H बचे आपके पास, 2 OH बचे हुए, OH। अब चेक कीजिए कितनी ऑक्सीजन बची है आपके पास, 2, और पर का मतलब इसमें पर हैलाइड लिंकेज भी है। कितने लोगों को डायग्राम समझ आ गया? कुछ कुछ एक ब्रिज सा बन रहा है, ये ब्रिज की शेप ले रहा है, ब्रुकलिन ब्रिज की तरह ले रहा है ये शेप, एक ब्रिज बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज दी बेसिसिटी, तो ध्यान रखिएगा ये रिप्लेसेबल है, ये रिप्लेसेबल है, ये भी आपका डाई बेसिक है। आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज डाई बेसिक। ठीक है, H2S2O7 भी सेम कहानी से ड्रॉ कीजिएगा, S S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या किया आपने, OH, यहाँ पे क्या किया आपने, OH, और यहाँ पे क्या किया आपने O। इस बार सिंगल आया इसके अंदर, लेकिन ये भी कितना है आपका, ये भी आपका डाई बेसिक है। कैसे पहचाना, बिकॉज यू हैव 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, तो ये भी डाई बेसिक है। ठीक है, बात समझ आ रही है सभी लोगों को? Am I clear to all? यस सर। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है हम लोगों को कि कौन कौन से ऐसे और टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में अब नहीं है, इस बार जो नहीं आ रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर हमने ऑक्साइड्स तो पढ़ लिए, उसके डायग्राम्स भी पढ़ लिए। अब क्या जो सल्फर की बात कर रहे हो आप, सल्फर के हमारे कॉन्टैक्ट प्रोसेस वगैरह है सिलेबस में। देखो सल्फ्यूरिक एसिड की ना तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, ना इसके प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है ना, तो ये जो हमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस वगैरह है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कुछ रिएक्शंस हैं जो हमें ध्यान से अच्छे से करनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है डायरेक्टली, वो रिएक्शंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, इन रिएक्शंस को बहुत थॉरोली आप लोग पढ़ लेना। देखो अगर हम डाई ऑक्सीजन की लैब प्रिपरेशन की बात करें, यानी कि O2 की लैब प्रिपरेशन की बात करें, तो एक सबसे आसान रिएक्शन है KClO3 वाली। इसको हीट करते ही आपको मैंने बताया था कि क्या चीज बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो 2 मोल ले लेना, कितने मोल बाहर निकाल लोगे, 3 मोल्स O2 के, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, 2 KCl। वैसे भी ना किसी भी ऐसे कंपाउंड में जिसमें आपको लग रहा है कि कोई भी गैस ट्रैप हुई हुई है, उसको सिर्फ हीट करिए और आपका कंपाउंड तैयार। जैसे अगर मेरे को कह दिया जाए कि ओजोन कैसे बनती है, तो भी आप जानते हो, ओजोन के लिए कुछ नहीं करना, आपने 3O2 लेना है, करंट पास करना है, करंट क्या फॉर्म कर लेगा, ये 2O3 फॉर्म कर लेगा। ठीक है, और ओजोन की प्रॉपर्टी बहुत खास होती है, ओजोन का इसलिए इस्तेमाल हम लोग एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी करते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपके पास NO है, ठीक है, इसमें आपने O3 डाल दिया, तो तुरंत ये NO को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, NO2 में, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, O2। ठीक, आपने लेड सल्फाइड ले लिया, इसमें डाल दिया आपने O3, तो ध्यान रखिएगा लेड सल्फाइड को कन्वर्ट कर देगा लेड सल्फेट में, PbSO4 में, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगी इसके अंदर, O2 गैस। ये बड़ी सी खास प्रॉपर्टी है, सामने वाले को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, कुछ और रिएक्शन जो हमें अच्छे से याद करनी है सल्फर डाइऑक्साइड के रिगार्डिंग है। मान लीजिए आपके पास ये प्रेजेंट है FeS2, इसमें आपने क्या डाल दिया, O2। सेम कहानी ये भी करेगा, ऑक्सीडेशन होने वाली है इसकी भी, ये क्या फॉर्म करेगा, Fe2O3, साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, SO2। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना आपको आता है, इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बैलेंस कर लो। अब मान लो यही रिएक्शन थी, SO2 इसमें डाल दिया मैंने Cl2, तो ये सभी को बताइए SO2 Cl2 फॉर्म कर लेता है। SO2 में अगर मैं O2 डाल दूं तो बताओ क्या बनेगा, सभी जानते हैं SO3 गैस फॉर्म होती है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक जनरल रिएक्शंस है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन में Fe3+ दिया हुआ है और इधर आपको SO2 डाल के दे दिया, पूछा कि बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो मैंने आपको बताया था Fe3+ रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ Fe2+,
और सल्फर डाइऑक्साइड होगा वो क्या फॉर्म कर लेगा, सल्फेट। ये बस आप लोग पक्के से याद कर लेना। इसको बैलेंस करना रिडॉक्स से बहुत आसान है, जितने लोगों को नहीं आता वो लोग सीखिए हाथों हाथ। यहाँ पे 1 मोल Fe3+ है, 1 मोल Fe2+ है, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, Fe3+ गिव्स Fe2+ माइनस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Fe3+ ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था यहाँ पे, तभी तो Fe2+ बना था। वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट किया जहां जाके माइनस हो गया। फर्स्ट इक्वेशन अपने आप में बैलेंस है। SO2 से क्या बन रहा है, SO4 2-, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ऑक्सीजन कम है इसके अंदर, 2 पानी आप जोड़ लीजिए। जैसे ही आपने 2 पानी जोड़े तो यहाँ पर H+ कम हो गए, तो यहाँ पे आपने H+ जोड़ दिए। अब ओवरऑल चार्ज देखिए कितना हो गया, यहाँ पर है 4 × +1 दैट इज +4, और यहाँ है 1 × -2 दैट इज -2, तो -2 +4 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरफ आप 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, इस तरफ रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे। तो 2SO2 2H2O + SO2 गिव्स SO4 2- + 4H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन अपने आप में बैलेंस है, ये अपने आप में बैलेंस है, लेकिन दोनों से मिलकर रिडॉक्स नहीं बन रही। अब रिडॉक्स कैसे बनाऊं, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1 से, और एज इट इज जोड़ता हूं रिएक्टेंट में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट। तो आंसर क्या बनने वाला है हमारा, ये बनने वाला है 2Fe3+ + 2H2O + SO2 + SO2 गिव्स, यहां बन जाएगा 2Fe2+ -2 इलेक्ट्रॉन + SO4 2- + 4H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ पर ये है H2O, और यहाँ पर है आपका H+ और Fe2+, SO4 2- और Fe3+। चेक करते हैं रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई। तो हमारा H+ आ गया 4, SO4 2- आ गया, Fe2+ आ गया, SO2 आ गया, 2H2O आ गया, और 2Fe3+। चेक करिए रिएक्शन बैलेंस है नहीं। तो आप लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले आप चेक करेंगे एटम्स ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। एटम्स कैसे चेक करते हैं, दोनों तरफ। यहाँ पर Fe कितने हैं, 2 Fe, यहाँ पर Fe कितने हैं, 2 Fe। एटम्स बैलेंस हो गए Fe के। अब जरा चेक करिए H कितने हैं, 2 × 2 4, यहाँ पर भी कितना हो गया, 2 × 2 4। सल्फर कितना है, 1, सल्फर कितना है, 1, सही है। अब चेक करिए ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन। चेक करिए ऑक्सीजन कितना है, 4। अब जरा चेक करते हैं चार्ज, 2 × +3, यहाँ पर है +6 चार्ज। यहाँ चेक कीजिए 2 × +2 +4, ये कितना है, -2, ये कितना है, +4, क्योंकि 4 × +1 है ना। सॉल्व किया तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, +6, यहाँ पर भी कितना है, +6। रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस्ड है हर तरीके से, एटम्स की टर्म में भी बैलेंस है ये, और चार्जेस की टर्म्स में भी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो ऐसी रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, और ये हमेशा याद रखना, अगर Fe2+ दिया है तो प्रोडक्ट में बनेगा Fe3+, SO2 दिया है तो SO4 2- दिया हुआ आपको। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है। MnO4- दिया होगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, Mn2+, Mn2+ दिया होगा रिएक्टेंट में तो क्या बना दोगे उस तरफ, MnO4-। ये चीजें आप लोग पक्के से याद कर लेना, ठीक है। अब एक रिएक्शन है इसी के अंदर जो आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल पक्के से लर्न करनी है। कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर मैं कोई मेटल डाल दूं, आप सभी जानते हो मेटल प्लस एसिड, तो हम जानते हैं कि Cu कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म कर लेगा, CuSO4, साथ में SO2 गैस और साथ में पानी बाहर निकालेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉपर डाला तो कॉपर सल्फेट बना, SO2 गैस बन गई और साथ में क्या बन गया, पानी। अगर आपने यहाँ पे कार्बन डाल दिया होता तब क्या बनता, अच्छा एसिड कौन सा है ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेटेड। दोनों केस में एसिड क्या लिया आपने, कॉन्सेंट्रेटेड। तो C+H2SO4 डाला तो क्या बन रहा है आपका CO2, साथ में क्या बना SO2, और साथ में क्या बना H2O। दिस इज द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एम आई क्लियर टू ऑल। ये हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन नहीं, मतलब उसकी रिएक्शंस है। सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके से अलग अलग रिएक्शन शो कर सकता है। यहाँ पे अब हमारा शुरू होता है नेक्स्ट ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 17। आसान ग्रुप है, टफ नहीं है, और इसमें तो और छोटी चीजें आ रही हैं। एक बार समझना शुरू करते हैं ग्रुप 17 को। जहां तक क्लियर सभी को, प्लीज एक्नॉलेज, समझ आ गया हो तो। यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस सर, क्लियर है। यस सर। ग्रुप 17 की बात करते हैं। पहली बात तो हम जानते हैं सारे के सारे हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस के साथ तो जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो समझ जाइए कि एक्स की बात हो रही है, और एक्स में कौन कौन एलिमेंट आते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। और लास्ट में कौन सा आता है हमारा, एसिटाइन। ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NH2NP5, इसका मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें से सारी एक्सेप्शन जो पंगेबाजी करेगा वही सेम फ्लोरीन करेगा। कारण क्या है, वही रीजन जो आप अब तक पढ़ते आए हो कि फ्लोरीन का साइज कैसा है, स्मॉल साइज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है इसकी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, स्मॉल साइज है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है नहीं, इसीलिए क्या नहीं शो करेगा, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो नहीं करेगा, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फ्लोरीन की जो हम आगे पढ़ेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज आप सभी जानते हो अच्छे से। जब हम बात करते हैं इसी के अंदर रेडियाई की, एटॉमिक रेडियाई की, तो आप लोग जानते हैं कि भाई सबसे छोटा अलोंग द पीरियड आते आते हेलोजन्स हो जाते हैं हमारे, क्योंकि अलोंग द पीरियड साइज आपका घटता है। तो आप ये लिख कर आते हो कि अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड रेडियाई डिक्रीजेस, मान लिया। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जनरल ट्रेंड में कि डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ना चाहिए, हालांकि बढ़ता भी है, लेकिन होता क्या है, नीचे आते आते जो एक्सपेक्टेड साइज बढ़ना चाहिए था वो एक्सपेक्टेड साइज नहीं बढ़ पाता। उसका कारण आप जानते हो कि नीचे आते 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 डी और एफ ये क्या ऑफर करते हैं, पुअर शील्डिंग। अपने आंसर को बच्चों क्रिस्प करना शुरू करो। जितना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही आप साइज को बढ़ने से रोक पाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? Am I clear to all? Yes, sir. अब इसके बाद आता है हमारा हेलोजेंस की आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन, इसकी बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी आप सभी जानते हो। आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है, आप जानते हैं टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की। और ये भी आप जानते हो कि भैया हेलोजेंस तो इलेक्ट्रॉन निकालने क्या देंगे, ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन्स को तो खुद खींचा जाता है अपनी तरफ हेलोजेंस के द्वारा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का तो मतलब बैठता ही नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, और आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप लिख दोगे दे हैव हाईएस्ट, हाई बल्कि हाईएस्ट नहीं बोलेंगे, हाई, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और एज दे डू नॉट शो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है बेसिकली वर्क डन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को कितनी खुशी खुशी आप किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में ऐड कर सकते हैं, वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। जो जितनी खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, समझ जाइए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी नेगेटिव है। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? बहुत ज्यादा हाई। हाई क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाईली पॉजिटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव। विश्वास क्या हो गया? ये हैव हाईली नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसका कारण क्या होता है हम सभी जानते हैं, स्मॉल साइज। as they have small size and they have tendency to attract electrons towards themselves, इसीलिए वो आसानी से जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे लिए काम करना, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए? आंसर है नहीं, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली इजीली ऐड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, आप याद कीजिएगा। वो क्वेश्चन बोलता है आउट ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन which one would have more negative,
more, Sir, chlorine. very good, more Sir. negative electron gain enthalpy. होना चाहिए था आंसर फ्लोरीन, लेकिन आंसर निकल के आता है क्लोरीन। इसका आंसर क्या है? क्लोरीन। व्हाई नॉट फ्लोरीन? क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर सराउंडिंग द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस को सराउंड करके बैठे हुए हैं। साइज छोटा है, कोई एक्स्ट्रा शेल तो है नहीं। अब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कौन आ रहा है? बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम outermost shell, it is exerting repulsion. इसके ऊपर क्या लग रही है? रिपल्शन लग रही है। Hence fluorine offers less negative electron gain enthalpy, या हम ये भी कह सकते हैं slightly positive. Am I clear to all? जल्दी बोलिए। Clear है sir. ठीक है, अब इसके बाद आता है कि आपको क्या लगता है कि फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है? क्या आंसर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? F2 मॉलिक्यूल, पहले बताइए ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, कैसा है? बोलिए। सर पहले तो अनस्टेबल है क्योंकि हाई इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। बहुत बढ़िया। दोनों फ्लोरीन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7-7। मुझे लगा एक इनके पास कम है, आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जितनी ये कोवलेंसी शो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा तो ये रिपल्शन ऑफर कर रहे हैं एक दूसरे को। ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे की प्रेजेंस को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। तो अगर फिर भी कोवलेंसी बन गई, फिर भी F2 मॉलिक्यूल बन गया, तो समझो कि ये बॉन्ड बहुत ही नाजुक दौर से चल रहा है। हल्का सा भी आपने इसको ऐसी कंडीशन दे दी तो F2 मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएंगे? 2F एटम्स। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ओके। अब बताइए हेलोजन्स पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? ऑब्वियस सी बात है अनपेयर्ड होंगे। क्यों? हेलोजन्स पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? हेलोजन्स अनपेयर्ड है ना? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकते हैं, और अगर Yes, sir. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकते हैं तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई हेलोजन्स आर कलर्ड। तो कलर के पीछे बच्चों कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो ध्यान रखना कारण क्या होता है कलर के लिए। अगर आंसर लिखना पड़े तो आप क्या बोल के आओगे? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन। ठीक है, विच, और ये क्यों होता है? विच इज ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कहां से कहां? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड एंड फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड। कितने लोग को ये बात याद है? याद है सर। ये हमने ये कहानी पूरी सॉलिड स्टेट से पढ़ते आ रहे हैं, सेम स्टोरी। और ये कितनी बार आपने पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंचेगा? एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और वहां पर ज्यादा देर रहेगा नहीं, वहां से वापस आएगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर आएगा। इस दौरान वो अपने में से क्या एमिट करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा। और वो रेडिएशन किस स्पेक्ट्रम में लाई करेगी? वो रेडिएशन लाई करेगी विजिबल स्पेक्ट्रम में। ठीक है, इसीलिए हमें ये कलरफुल दिखाई देगा। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. वेरी गुड। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो मुझे लगता है क्वेश्चंस आप इसके आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है इसके अंदर। पी ब्लॉक की मैंने आपको पूरी वर्कशीट दी हुई है, वो 18 पेजेस की, उसमें से सारे क्वेश्चंस कर लो, तुमने तुम्हारा तैयार हो गया पी ब्लॉक। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ना, उसका ऑर्डर क्या होगा हेलोजेंस के लिए?
सबसे ज्यादा दिक्कत किस केस में होगी बॉन्ड तोड़ने में, और सबसे आसानी से कौन सा टूटेगा? सर सबसे ज्यादा दिक्कत उसमें हुई क्लोरीन में, बहुत और बढ़िया, सबसे आसानी से आई। बहुत बढ़िया। क्लोरीन सबसे दिक्कत करेगा, क्यों? बॉन्ड, पहली बात तो इसमें इसने अपनी जो रिपल्शन थी उसको मिनिमाइज कर लिया, क्योंकि कारण क्या है, इसके पास साइज है, और दूसरी बात इसका साइज भी छोटा है। साइज छोटा होने के बावजूद डी सबशेल है, इसीलिए ये आपस में होने वाली रिपल्शन के असर को मिनिमाइज कर सकता है। लेकिन कौन असर को मिनिमाइज नहीं कर पाया? फ्लोरीन। और इतना नहीं कर पाया कि उसके बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान है कि शायद बीआर के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। तो इसका आंसर आप याद रखना, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जितना इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा, उतना ही बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड ब्रेक करना क्या होगा? इजी हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक करना उतना ही आपके लिए इजी। एम आई क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ो। यस सर। अब अगला क्वेश्चन भी आपको आता है, इसका आंसर भी आप लोग पहले से जानते हैं। कह रहा है बताओ ग्रुप 17 के एलिमेंट्स विच ऑक्सीडेशन स्टेट डज दे शो? विच ऑक्सीडेशन स्टेट डज दे शो? और कह रहा है विच एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई? सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा मुझे लगता है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो वेरिएबल शो करेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास? 7 तक। तो इसके आंसर में ही आप लिख कर आओगे ये +1 +3 +5 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। -1 तो होती है सभी की, ठीक है। बट कौन नहीं शो करता? फ्लोरीन। फ्लोरीन ओनली एग्जिबिट्स, क्या एग्जिबिट करेगा? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एम आई क्लियर? और कारण क्या है? डी ऑर्बिटल की एब्सेंस। जो रोना आपके हर ग्रुप के पहले एलिमेंट ने रोया है ना, वही रोना फ्लोरीन भी रो रहा है कि मेरे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, मैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। ओके। अब एक चीज तो इनके अंदर खास है, इन कंपाउंड्स के अंदर, कि ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। जितने भी हेलोजेंस होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। व्हाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं? हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, व्हाई? सर एक्सेप्ट बहुत जल्दी करेंगे इलेक्ट्रॉन, खुद बहुत को बढ़िया। जल्दी रिड्यूस करेंगे। इनके पास इनको इतनी भूख लगी होती है, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा तुरंत खा लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं फ्लोरीन ले लूं और कोई हैलाइड ले लूं, तो ये तुरंत क्या करेगा? फ्लोरीन उस हैलाइड से इलेक्ट्रॉन लेके खुद बन जाएगा फ्लोराइड और उस हैलोजन को बाहर निकाल देगा। और ये हैलोजन क्या हो सकता है हमारा? एक्स कैन बी एनीथिंग, ClBrI। ये इतना भूखा है फ्लोरीन, ठीक है ना। तो उसने तुरंत क्या किया, आपने वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया? फ्लोराइड आयन में, और साथ में कौन सी गैस को बाहर निकाल दिया? हैलोजन को बाहर निकाल। और ये इसकी टेंडेंसी ही है, किसकी? फ्लोरीन की। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और कारण क्या है? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, विड्रॉ कर लेता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ बहुत जल्दी। इसीलिए फ्लोरीन का नेचर एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ओके। अब एक और टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो बोलेगा थर्मल स्टेबिलिटी। व्हाट इज थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन? व्हाट डज एक्चुअली थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन? बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है नहीं करता? यस सर। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके बीच में है, उतनी आपकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। आप जरा अरेंज करो इसको थर्मल स्टेबिलिटी के हिसाब से। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी है? HF। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम HF की है। और सबसे मिनिमम किसकी है? HI की। कारण बताओ।
सर HF की BD बहुत ज्यादा है। बॉन्ड ओवरलैपिंग बढ़िया है यस सर। और इसकी बॉन्ड ओवरलैपिंग मिनिमम है, ठीक है। अगर बॉन्ड ओवरलैपिंग ही बेकार है तो ऑब्वियस है बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये क्या हो गई इस केस में, ज्यादा है कम, और इस केस में क्या होगा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस होती है उसका उसके अंदर से बॉन्ड को तोड़ना आसान हो गया, चाहे हल्का सा हीट करो ये डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, क्यों? अगर मैं इसको तोड़ रहा हूं तो आप जानते हो तोड़ने में क्या निकलेगा, H+ और I-, और यहां पर भी क्या बनना चाहिए था, H+ और F-। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, बताओ इनमें से बढ़िया एसिड कौन सा है? HI। बहुत बढ़िया। एसिड की अगर बात करेंगे तो ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, वो हो गया हमारा इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से HI मैक्सिमम एसिडिक है, फिर उसके बाद HBr, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, HI फिर HBr फिर HCl और लास्ट में क्या हो गया H। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? क्योंकि जिसमें से जल्दी से H+ आयन निकल जाए वो उतना बढ़िया एसिड होता है। तो HI के अंदर ओवरलैपिंग बेकार है, ओवरलैपिंग बेकार है तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटने पे क्या लिबरेट कर रहा है अपने में से, H+ लिबरेट कर रहा है, इसीलिए आपका HI का एसिडिक कैरेक्टर इन सबसे ज्यादा हो गया। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ओके। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन सब में कौन शो करता है? HF। बहुत बढ़िया। बॉइलिंग पॉइंट HF का होना भी चाहिए, क्योंकि आपको डेफिनेशन याद होगी बॉइलिंग पॉइंट की, 1000 बार पढ़ चुके हो आप बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एक ही चीज पर, वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। किस पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।